नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, इसके पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश दोनों वंश का पढ़ा चुके हैं। अब तीसरा वंश आता है सल्तनत काल में, ये है तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तो अब इस वंश को हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या खासियत रही है। यह 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा है। तो इस वंश में ऐसा क्या रहा है, तो इसको हम आगे देखते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो इसमें जो गयासुद्दीन तुगलक है, कौन है गयासुद्दीन तुगलक? यह इस वंश का संस्थापक है। इस वंश का संस्थापक है। यह दीपालपुर का सूबेदार था और 5 सितंबर 1320 को अंतिम खिलजी शासक जो खुसरो शाह था उसको पराजित करके तुगलक वंश की नींव डाली और 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठा। अब गयासुद्दीन तुगलक ने आर्थिक नीति के आधार पे रस्म मियान को बनाया था। लगान के रूप में 1/10 और 1/12 भाग वसूल करता था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो ध्यान देने वाली है, गयासुद्दीन नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान था। इसने नहरों का काफ़ी निर्माण करवाया था। तो ऐसे फैक्ट है जो पूछा जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो एक कोड है जिसको जस्ट याद रखना कि कौन किसके बारे में क्या बोला है। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका पुत्र जो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या होता है? यह सिंहासनारूढ़ होता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। इसके बाद मध्यकालीन सभी सुल्तानों मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योगी व्यक्ति था। ये सब जानते हैं कि शिक्षित, विद्वान और योगी व्यक्ति था। वर्नी ने मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें दोहाब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराची अभियान। अब इसमें जो है इसकी महत्वाकांक्षा की वजह से इसने ये योजनाएँ शुरू तो किया, लेकिन इसमें इसकी प्रगति ने साथ नहीं दिया और ये जहाँ से इसको हर योजनाओं के लिए विफलता का सामना करना पड़ा। दोहाब क्षेत्र में कर वृद्धि किया तो उस साल वहाँ पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया। तो ये इसकी योजना है फ्लॉप हो गई। इसने राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे किया। देवगिरी का नाम बदल दौलताबाद। काफ़ी दूरी की वजह से इसकी जनता वहाँ तक पहुँचने में परेशान हो गई। ये भी इसकी योजना फ्लॉप हो गई। सांकेतिक मुद्रा इसने चलाया। इसमें चांदी और टका का भाव एक कर दिया। इससे इसके राष्ट्रों से चांदी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और लोग टका ढालने लगे और उसके बदले चांदी के सिक्के अपने पास रखने लगे। वहाँ से इसकी योजना काफ़ी फ्लॉप हो गई। फिर खुरासान अभियान हुआ। यह भी पहाड़ी क्षेत्र योजना के कारण सफल नहीं हुआ। यहाँ जैसा बताते हैं कि 10,000 लोग गए थे और मात्र जिंदा वहाँ से 8 से 10 लोग बचकर वापस आए थे। सॉरी। फिर कराचल अभियान, तो ये भी इसका साथ नहीं दिया। तो बहुत बुद्धिजीवी होते हुए भी नेचर इसके साथ, नीति इसके साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हमेशा इसकी योजनाएं फ्लॉप होती रहीं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में बाउद्दीन गुरसब्स, मुल्तान में बहराम और किस्लू में बंगाल में गयासुद्दीन का विद्रोह हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी था विजयनगर की स्थापना हुई। किसके समय हुई थी? यही मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली देवगिरी से कहाँ स्थान किया? दौलताबाद नाम रखा, जैसा बता चुके हैं पहले। फिर कई बार क्वेश्चन मिलता है कि अमीर कोही तुगलक में क्या कहा जाता था? तो कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था। सांकेतिक मुद्रा के अंदर मोहम्मद तुगलक ने पीतल, तांबा एवं धातु के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टका बराबर होता था। यही इसका सबसे बड़ा आत्मघाती कदम था। सबसे बड़ा आत्मघाती कदम था कि चांदी और इनके बराबर होते, जिससे लोगों ने खुद ढालना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है, ऐसे समय में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया था और उसकी बुक जो रहला है उसी में सारी घटनाओं का वर्णन हम सबको मिला है। तो इब्न बतूता इसी समय आया था 1333 में, और इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? और रहला है। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है फिरोज शाह तुगलक, यह इसका चचेरा भाई होता है।
तो गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यही 3 ऐसे शासक थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1351 से 1388 के बीच गद्दी पे बैठता है और 20 मार्च 1351 के दिल्ली बैठता है। फिरोज तुगलक क्या था, ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया था। सबसे बड़ा इसका गलत कदम, किसी ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया था। इसके शासनकाल में खिजराबाद और मेरठ में 2 स्तंभों को लाकर, अशोक स्तंभ ला करके दिल्ली, मतलब मेरठ के पास से अशोक के 2 स्तंभ जो थे उनको लाकर कहाँ स्थापित किया था, दिल्ली में किया था। फिरोज शाह ने जाजनगर पर आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर और नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर ध्वस्त किया था। यह इसका बहुत बड़ा ही हिंदुओं के लिए घातक कदम था, हिंदुओं के लिए घातक कदम था, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जो हिंदुओं की आस्था है वहाँ पे इसने अपवित्रता फैलाई। तो इसके बहुत बड़े, इसको यही इसलिए बोला जाता है कि यह औरंगजेब का पूर्वगामी था। इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर 4 कर ही स्टार्ट किए थे, जो कि खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज, खुम्स, जजिया और जकात। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर 1/10 था, भूमि कर उपज 1/5 से 1/2 कर दिया था। फिरोज तुगलक के दरबार में रोजगार दफ्तर क्या था, रोजगार दफ्तर और दीवाने खैरात विभाग खोल रखा था। फिरोज तुगलक ने तांबे और चांदी के सिक्के जारी करवाए, जिन्हें अद्धा और बिक कहा जाता था, अद्धा और बिक कहा जाता था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात खोल रखा था। क्या खोला था, खैरात, लेकिन केवल किसके लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं, विधवा लड़कियों के लिए। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या इसी फिरोज तुगलक के समय थी, जो 1,80,000 थी। कितनी थी, 1,80,000 थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवाने बंदगान का, तो कई बार क्वेश्चन पूछा, दीवाने बंदगान किसने शुरू किया था, फिरोज तुगलक ने, और किससे संबंधित है, दासों की देखरेख से। अब इसके बाद जो इसका अंतिम शासक आता है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तो इन सब से कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछा जाता, बस कई बार ये पूछ सकता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन है। तो ये जो है नसरुद्दीन महमूद तुगलक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन दिल्ली के पालन तक ही रह गया था। आज के समय में तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था, तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, इससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ता है। तो जय हिंद, जय भारत।